नमस्कार दोस्तों, बिरसा न्यूज़ सोंडवा चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं रतलाम और झाबुआ के बीच में। आप देख सकते हो ये भारतमाला परियोजना जो है, 8 लेन एक्सप्रेस नेशनल हाईवे है। इधर 4 लेन, 4 लेन इधर, 4 लेन ये ब्रिज के उस पार है और ये एक मोनो लगा हुआ है भारतमाला रोड का, ये परियोजना है। इसमें ये जो रोड है मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे है और इस हाईवे के बीच में कई ट्राइबल जिले आपको देखने को मिलेंगे जिसमें झाबुआ भी शामिल है जो आदिवासी बहुल है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ के हमारे सामाजिक साथी, बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता और जेएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई अनिल जी कटारा मौजूद है हमारे साथ। आज हम इनसे चर्चा करके जानना चाहेंगे। अनिल जी बताएं क्या कहना चाहेंगे आप भारतमाला प्रोजेक्ट के ऊपर। देखिए, रोड या जो सड़कें होती है वो किसी भी सफल राष्ट्र का आईना होती है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर हम देखें तो उसका मतलब ये होता है। अब बड़े लंबे समय तक सामाजिक संगठनों ने, आदिवासी समाज ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत के हिसाब से सरकार नहीं झुकते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। तो मैं आदिवासी समाज से यही कहना चाहूंगा कि ये जो रोड है इसका आर्थिक दोहन हम समाज हित में, स्वयं के हित में किस तरीके से कर सकते हैं उस पर विचार किया जाना चाहिए। अनिल जी आपने बीच में देखा भी था कि हम सबने देखा इस चीज़ को कि जब ये रोड शुरू हुआ था, बनना चालू हुआ था, तो यहाँ के जो सामाजिक संगठन मतलब हमारे जो कार्यकर्ता थे, वो उस दौरान विरोधाभास कर रहे थे, विरोध दर्ज भी करवाया उनने, आंदोलन भी किया। किंतु सरकार ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, लगभग पूरा होने में है और अब ये जो प्रोजेक्ट जिस तरह से आप बोल भी रहे हो कि किसी भी सफल राष्ट्र के निर्माण में सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहती है। लेकिन आप यदि आदिवासी क्षेत्रों को देखते हो और आदिवासी समाज को देखते हो तो इस सड़क से किस तरह से जोड़ते हो उसको? क्या उनका सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास इस सड़क से किस तरह से जुड़ा होगा? देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक अच्छा पहलू होता है और एक उसका बुरा पहलू होता है। तो अच्छा पहलू तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि सड़कें किसी भी सफल राष्ट्र का आईना होती है, लेकिन इसका जो हम स्याह चेहरा देखते हैं या इसके जो दुष्परिणाम देखते हैं, तो उसमें जो आदिवासी समाज छोटी छोटी जमीनों पे आश्रित होकर के और अपना जीवन यापन कर रहा था, उसके हाथों से अपने जीने का आधार वो जमीन निकल चुकी है। तो सरकार को ये चाहिए कि विकास सिर्फ सफल लोगों का न हो। विकास सही मायने में किसी राष्ट्र का तभी अच्छा माना जाता है जब उस विकास का जो फायदा है वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मिले। तो यहाँ पे सरकार इसके आसपास जो आधारभूत सेवाओं का विस्तार करेगी, जैसे लंबी सड़क है तो उस पे फ्यूल स्टेशन भी होंगे, आपके फूड जोन भी होगा। तो हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, ये मांग करते हैं कि ये जो एरिया डेवलप किया जाएगा इसमें आदिवासी समाज का वो हिस्सा जो इस प्रोजेक्ट के कारण कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुआ है, दुखी हुआ है, उससे उसके जीने का आधार छीना गया है, तो उसको एक मौका मिलना चाहिए प्राथमिकता के आधार पे। कुल मिला के आपका ये कहना है कि छोटे जो किसान होते हैं जिनके पास जीने का मात्र एकमात्र साधन ज़मीन थी, वो यदि चले गई है तो निश्चित तौर पर उनको जीने की अभी जो जीवन जीने की समस्या होगी, उत्पन्न होगी और आप देख भी सकते हो, समझ भी सकते हैं क्योंकि आस-पास हम लोग देखते हैं तो छोटे-छोटे कटे हुए खेत कहीं देखने को मिलते हैं और सिर्फ़ मकान ही बचे दिखाई देते हैं, बाकी जिनकी ज़मीनें शेष है वो तो है ही। तो हम लोग यदि वास्तव में जो आप कह रहे हैं कि फूड ज़ोन है, तो कुल मिला के कॉरिडोर की तरह इसका डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पर आदिवासियों की हिस्सेदारी होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, संसाधन हमारा है, संपत्ति हमारी है, पीड़ित भी हम हैं, तो हमें हमारे हिस्से का हक मिलना चाहिए।
अभी वर्तमान में जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं और जितने भी माइनिंग को लेकर गवर्नमेंट के आदेश है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, मध्य प्रदेश शासन का, आदिवासी बहुल जिलों को लेकर ज़्यादातर आदेश होता है। जैसे अभी हमारे अलीराजपुर में ही 20-25 गाँव के ग्रेफाइट खनन के लिए एक आदेश प्रसारित हुआ, वायरल भी हुआ और बीच में आंदोलन भी हुआ। वैसे ही हम लोग बात करते हैं रतलाम की, वैसे ही बात करते हैं झाबुआ की। तो कहीं जिले ऐसे हैं जहाँ पर आज भी ज़मीन को लेकर सरकार को देने के लिए आदिवासी समाज असमंजस स्थिति में है, कई बार विरोधाभास भी होता है, आंदोलन भी जारी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं? दूसरा ये कि आप यदि इसको देश हित में जोड़ते हैं, राष्ट्र हित में और व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक विकास को इससे जोड़ते हैं, इस खनन को, इस ज़मीन को देने को लेकर, तो क्या किस तरह से देखते हो आप? देखिए, ये तो यथार्थ सत्य है कि देश के औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को बल देने के लिए जो मिनरल्स जिन माइंसों में पाए जाते हैं, वो ज़मीनें 100% अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस देश की भूमि पे हम आदिवासी समाज के पास में हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से सामाजिक संघर्ष के दौरान मैंने ये देखा है कि जो खदानें आदिवासी क्षेत्रों में खोदी जाती है, जहाँ से मिनरल्स निकाला जाता है, उसका सीधा-सीधा बेनिफिट या फ़ायदा वहाँ के स्थानीय आदिवासी समाज को नहीं मिलता है और इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार की नीतियाँ। भाई सरकार जो माइंस खोदने के लिए बैंकों से पैसा उद्योगपतियों को दे सकती है, माइंस खोदने के लिए बाहर से उद्योगपति ला सकती है, तो वही माइंस वहां स्थानीय जो आदिवासी समाज है उसको क्यों नहीं देती है? भाई वो भी तो उन्हीं फैक्ट्रीज को बेचेगा, इस देश के भीतर ही बेचेगा, तो सरकार को इससे आपत्ति क्या है? लेकिन सरकार ऐसे कदम उठाती नहीं है, उससे सरकार के कार्य प्रणाली के ऊपर संदेह उत्पन्न कुल होता है। कुल मिला के आप मतलब उसमें अपनी हिस्सेदारी पर दावा कर रहे हैं कि हमें यदि हमारी जमीन से कोई खनन किया जाता है, कोई सी भी चीज निकलती है उसमें, तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि यदि आदिवासी की जमीन से कोई खनन निकलता है तो पहले उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो कुल मिला के आपका कहने का मतलब भी यही है कि हमें हिस्सेदारी मिले तो हम लोग इस चीज पर विचार कर सकते हैं। देखिए, देश की धरती पे जो 700 से ज्यादा कबीले हैं आदिवासी समाज के, उनके बीच में और स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हम लोगों का संघर्ष ही हिस्सेदारी को लेकर के है। भाई आप हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और बदले में हमें कुछ दे नहीं रहे हैं, आवाज उठाते हैं तो आप बंदूक दिखा देते हैं, तो ये तो चोरी हो गई। तो सरकार चोरी का रास्ता छोड़ करके और हिस्सेदारी का रास्ता, कि वो हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। अच्छा, पैसा एक्ट यदि आप हिस्से की बात करते हो और आपको अधिकार नहीं देना चाह रही, जो आप बोल रहे हो, तो गत 15 नवंबर को ही मध्य प्रदेश सरकार ने, जैसा कि हम लोग काफ़ी वर्षों से माँग कर रहे थे पैसा एक्ट की, तो उन्होंने पैसा एक्ट के माध्यम से ग्राम सभा में समितियाँ बना के ग्राम की पंचायतों को पावर देने का काम किया है। तो आप यदि इन जो माइन्स वगैरह है, अवैध खनन ये सॉरी ज़मीन अधिग्रहण वाले मामले को पेसा एक्ट से किस तरह से जोड़कर देखते हो और उसमें क्या और आवश्यक चीज़ें होना चाहिए, ऐसा कुछ मानते हो? देखिए, पैसा एक्ट स्थानीय स्तर पे राज्य सरकार हुँ। और केंद्रीय स्तर पे केंद्र की सरकार का हम आदिवासी समाज के सामने बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। सरकार कह रही है कि हम पैसा एक्ट के माध्यम से आपको अधिकार दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूची में भी यही सारी चीजें हैं। आप 5वीं अनुसूची पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप शेड्यूल 6 पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हमें आपके पैसा एक्ट में दिलचस्पी नहीं है। और अगर आप पैसा एक्ट को लेकर के इतने ईमानदार हैं, तो पैसा एक्ट बनाया गया था पंचायती राज अधिनियम के समानांतर, क्योंकि अधिसूचित क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम वैधानिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको पैसा एक्ट बनाना पड़ा। तो आज जब हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखते हैं, तो एक तरफ आपने पैसा एक्ट की सभा बनाई हुई है, दूसरी तरफ आपका पंचायती राज अधिनियम वैसा का वैसा लागू है। तो या तो सरकार बेवकूफ है, या सरकार हम आदिवासी समाज के बुद्धिजीवियों को बेवकूफ समझने की गलती कर रही है।
तो सरकार अपने आप में कंफ्यूज है। पहले सरकार तो कोई किसी चीज पे एक मत हो जाए कि उसे करना कुल क्या है। कुल मिला के हम पैसा एक्ट की बजाय 5वीं अनुसूची पर जोर देना पसंद करेंगे, क्योंकि 5वीं अनुसूची में हमारे सारे हक निहित है। और पंचायती राज अधिनियम बोले या फिर पैसा एक्ट से हमारी जो शक्तियां है आपस में बिखरती हुई नजर आ रही है। यही कहना चाह रहे हो आप? देखिए, पैसा एक्ट और 5वीं अनुसूची एक दूसरे के विरोधी है और सरकार विरोधाभास उत्पन्न करना चाहती है। अगर सरकार ईमानदार होती तो 2005 के आसपास 5-7 में पैसा एक्ट आया था, अभी तक लंबित नहीं होता ये, तभी लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार अच्छा, ईमानदार नहीं है। पैसा एक्ट की बात करें या 5वीं अनुसूची की बात करें, हम दोनों कानूनों को ले लेते हैं। ये आदिवासियों के लिए मतलब एक जीने और जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण कानून से हो गए हैं। उसमें 5वीं अनुसूची का जो पालन होना चाहिए था। आज़ादी के बाद में हम लोग देखते हैं, आज 75 साल हो गए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। लेकिन उससे पहले अभी केंद्र में बीजेपी की 10 सालों से मतलब लगभग 10 साल का शासन हो गया उनका। उससे पहले अटल जी रहे। लेकिन ज़्यादातर यदि हम देखते हैं, ये जो 75 सालों का कार्यकाल रहा है और उस दौरान संविधान लागू होने के बाद से 73 साल लगभग हो गया। तो उस दौरान सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कांग्रेस ने राज किया है और बीजेपी वर्तमान में है। तो दोनों में जो काम करने की शैली थी, चाहे वो पैसा एक्ट को लेकर या 5वीं अनुसूची को लेकर, आप इस बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बता दें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 75 सालों में जब मैं आदिवासी समाज के बारे में आत्ममंथन करता हूँ, तो ये हम आदिवासी समाज का शोषण काल रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जितना शोषण हमारा नहीं हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा आज़ादी के नाम पे केंद्र और राज्य की सरकारों ने हम आदिवासी समाज का किया है। अब आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा, तो हम बात आज़ादी के समय और आज़ादी से पहले के समय पे थोड़ा-सा कर ही लेते हैं। देखिए, देश का जो ताना-बाना बुना गया था, ये 562 रियासतों के साथ में विलयीकरण के साथ शुरू हुआ था, जिसमें ब्रिटिश इंडिया जो एक हिस्सा हुआ करता था आज के भारत का, वो भी मिला। उसके बाद में एडॉप्शन ऑफ लॉ 1948 के माध्यम से केंद्र की सरकार ने ये सार्वजनिक रूप से एक वादा किया कि अतीत में हुई जितनी भी संधियां और समझौते हैं जो इस देश की धरती पे हुए थे, हम उन्हें हूबहू स्वीकार करते हैं। और उसी के चलते इस देश का जो कबीलाई समाज है, वो इस गण राज्य में शामिल हुआ। सरकार ने वादा किया था, लेकिन सरकार अपने किसी वादे पे सफल नहीं रही, खरी नहीं उतरी। आपने अगली बात ये जिक्र किया कि शासन का समय किस पार्टी का कितना रहा था। तो मैं कम शब्दों में सीधी सी बात कहूं तो वो ये होगी कि इस देश की धरती पे कांग्रेस ने हम आदिवासी समाज का खून पिया है और रही सही हड्डियां बीजेपी नोच रही है। तो कोई गलत बात नहीं होगी, ये मेरा विश्लेषण है एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। कुल मिला के ये बात सच भी है, साबित भी हुआ है, देख भी सकते हो आप कि आज़ादी के बाद से जो आदिवासियों का विस्थापन जिस तरह से हुआ है, उनकी जो स्थितियाँ बनी है, चाहे वो सरदार सरोवर के नाम पर हो, वो उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार जो कांग्रेस की रही, उनके नेतृत्व में बनाया गया। हमारे ट्राइबल क्षेत्र जो अलीराजपुर के डूब क्षेत्र के गाँव देखो, आज भी वहाँ पर आपने बीच में देखा भी होगा, बीबीसी पे एक इंटरव्यू चला था, एक महिला के पास आईना तक नहीं है, बिंदी क्या होती है उसको ये बिंदी तक नहीं लगे। ऐसी परिस्थिति में आज भी कई गाँव के अंदर कई घर मिलेंगे जो विस्थापन का दंश झेलकर अपने परिवार को जैसे-तैसे चला रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। तो बात तो आपकी भी सही है, इस चीज़ को हम थोड़ा-सा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्रजातंत्र का आधार आम जनता है, इस देश का नागरिक है, इस देश की प्रजा है। अगर वो सरकार के किसी योजना परियोजना का विरोध करती है, तो ये मान लिया जाता है कि सरकार को ये काम नहीं करना है। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती है, वो विरोध को दरकिनार करते हुए वही करना चाहती है जो उसने सोचा हुआ है। और सरकारों को काम करना ही चाहिए। हम काम के विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार
जो तरीका अपनाती है वो तरीका प्रजातांत्रिक होना चाहिए, वो फिलहाल तक दिखाई नहीं देता है। आप राष्ट्र के विकास की बात इस बात से साबित नहीं कर सकते कि आपने एयरपोर्ट कितने बनाए। आपको ये दिखाना चाहिए कि एक गरीब तबके में आपने कितने डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पैदा किए हैं, बिजनेसमैन पैदा किए हैं। आपका पैमाना राष्ट्र के विकास का वहां होना चाहिए। इस देश में आज भी 10% आबादी ऐसी है जो भूखे पेट सोती है, और आप राष्ट्र के विकास की बात करते हैं। तो एक तरफ आपका विकास है और दूसरी तरफ नंगा भूखा इस देश का नागरिक है जो आपके विकास को सीधे सीधे थप्पड़ मारता है। बेरोजगारी का जो मसला है उस पे शासन स्तर पर भी हालांकि भर्तियां अभी कुछ 6-8 महीनों से देखने को मिल रही है, काफ़ी वैकेंसी आई है और काफ़ी युवा हमारे साथी कार्यकर्ता तक यहाँ तक कि नौकरी में लगे भी हैं, गए भी हैं, ज्वाइन करके कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं बेरोजगारी की जो दर है देश में और मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक ज़्यादा है और उससे हमारे जो युवा साथी है वो कहीं लोग आत्महत्या कर चुके हैं, कहीं अभी भी असमंजस स्थिति में है कि डिग्री करने के बाद जाए तो जाए कहाँ, आगे उन्हें क्या करना क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो क्या एक अपील या मैसेज देना चाहोगे इस हमारे वीडियो के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से? देखिए, बेरोजगारी की जो समस्या है उसके दो कारण सबसे ज्यादा है। पहला हमारी शिक्षा व्यवस्था, हम्म, पहला हमारी शिक्षा व्यवस्था, हम्म, और दूसरी समस्या है उस शिक्षा व्यवस्था से बाहर जो प्रोडक्ट आया है उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से न होना। हम्म, आज के हमारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ व्यक्ति को एक कर्मचारी या बाबू बनाने में सहायक है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए निकल के आ भी रहा है तो उसके लिए जॉब नहीं है। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहता है, खुद का व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो सरकार की तरफ से सिंगल विंडो कोई फैसिलिटी नहीं है। आज आदिवासी समाज में अच्छे पढ़े लिखे युवा है जो कंप्यूटर से स्नातक है, टेक्निकल फील्ड में आप जाइए तो वो बीई किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, बीबीए किए हुए हैं। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि आपने उसको सड़क पे ला करके खड़ा तो कर दिया, लेकिन वो अपना फाउंडेशन मजबूत करके एक व्यापारी बन सके या किसी फैक्ट्री का मालिक बन सके, ऐसी स्थितियां अभी तक सरकार ने लाई मध्य नहीं प्रदेश है। शासन ने टंट्या मामा है ना, एक स्कीम भी लॉन्च की लोन देने के लिए युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को। फिर बाद में अभी सीखो कमाओ योजना नए युवाओं की स्किल डेवलपमेंट के लिए किया है। तो ये भी एक प्रयास माने जा रहे हैं शासन की तरफ से। वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया और 100% रोजगार नहीं दे सकते हैं, हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये योजना जो लागू की गई है उसको आप किस नज़र से देखते यानी सरकार ये चाहती है कि एक बी या बीटेक एमटेक किया हुआ व्यक्ति एक पाना पेचकस लेकर के जाए और कहीं एसी ठीक करे, किसी गाड़ी का पंचर बनाए या कहीं इलेक्ट्रिक का स्विच बदले और सरकार उसे अपनी उपलब्धि कहे? तो ये तो सरकार के लिए शर्म का विषय है। एक एमटेक जिसे आपने बनाया है तो उस एमटेक का आप यूटिलाइजेशन कहाँ करेंगे, इसकी प्लानिंग कहाँ है आपके पास? भाई हम तो कह रहे हैं कि आप और मेडिकल कॉलेज खोलिए, आप और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट डालिए, आप डालेंगे, ये सही है और ये अच्छी बात भी है। लेकिन वहां से जो प्रोडक्ट बाहर आएगा आप उसको यूटिलाइज कहां करेंगे, आपके पास उसकी प्लानिंग कहां है? सरकार के लिए समस्या यहां है जो सरकार देखना नहीं चाहती है। कुल मिला के जैसी शिक्षा व्यवस्था, जो डिग्री है व्यक्ति की, वैसा उसको रोजगार मिलना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं हमारे साथी हमारे अनिल जी है कटारा। और जनरल सामान्य चर्चा और एक एंकरिंग के तौर पर कुछ सवालों के बीच में हमारी जिज्ञासा भी थी, चर्चा भी करना चाह रहे थे। और ये सिर्फ चर्चा नहीं है, ये आदिवासी समाज के लिए एक मैसेज है कि हम लोग जिस व्यवस्था को लेकर
अक्सर शासन प्रशासन के विरुद्ध होते हैं, सामने जाते हैं और इस बीच में हमारी बहस भी होती है, आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें निर्मित होती है, जिसमें बहुत सारे युवाओं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। तो ये जो सामान्य चर्चा थी, इसके माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे थे कि आप इन चीज़ों पर चर्चा करें, मंथन करें और हमारे अंदर जो जिज्ञासा थी, उसमें चर्चा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल चैनल हमारे साथी का है, भाई शैलेव डोडवा का, तो ये हमारे आईटी सेल प्रभारी भी है, समाज के जयस के बहुत अच्छे कार्य करता है, शुरुआती जयस कार्य करता है। तो निवेदन है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद।